हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 8 लेक्चर ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कि अपने पास आज इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने पढ़ा था, एक तो गैल्वेनिक सेल के बारे में और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने गैल्वेनिक सेल का जितना भी पोर्शन था हमने सभी का सभी कंप्लीट कवर कर लिया है। गैल्वेनिक सेल के जितना भी लिंक था, जहाँ तक भी लिंक था, उसको सभी को हमने कवर कर लिया है। अब अपनी बारी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ने की। ठीक है, तो दूसरा अपना टॉपिक आज का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखिए क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, कैसे वर्क करती है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, अपना एक पार्ट था वहाँ से। तो उसमें से वहाँ पर था क्या, अपने पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पर अपने पास अपोजिट होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पर पहले ही बताया था, इस सेल के अंदर जब हमने फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस किया था, पहले ही लेक्चर में हमने बताया था अपने को बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आउटसाइड। अपने को बाहर से क्या देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है इसमें। अब यहाँ से प्रोसेस आती है जो कि सेल के ऊपर काम करेगी, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस अपने पास जो ये प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस का नाम क्या अपने पास इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या अपने पास इलेक्ट्रोलाइसिस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि अपने पास जितने इलेक्ट्रोलाइट हम इसके अंदर यूज करते हैं वे डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, उन डिकम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम लेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट्स इनटू आयंस, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाना। when, जब कब होगा, when we pass the electricity, when pass the electricity in किसमें, molten and aqueous form। देखिए अपने पास क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अपने पास कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, वे इलेक्ट्रोलाइट्स डिकम्पोज हो गए, मीन्स ब्रेक डाउन होंगे किसमें, पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में ब्रेक होते हैं। कब होंगे, जब हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स किस में होंगे, मोल्टन या फिर एक्वस फॉर्म में होंगे। कब, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कब पास कर सकते हैं, सपोज ये दो इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, किसी सेल से कनेक्ट कर दिया। इस सेल से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाएगी और ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आ गया?
फिर से देखिए क्या कहना चाहता है, कहता है कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमने यहाँ पर लिए वे डिसोसिएट्स होते हैं इनटू आयंस। आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाना, आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। कब? व्हेन, जब पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। कब? इन द मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म, जब ये आयंस आपके पास यहाँ पर मोल्टन और एक्वस फॉर्म में होंगे। क्योंकि सॉलिड स्टेट में अगर यहाँ पर होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। कैसे? मान लिया, मैं एक बात कह देता हूं कि आपने सुना भी होगा, जब आपके पास NaCl होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और आप NaCl सॉलिड फॉर्म में ले रखा है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। बट अगर यही NaCl एक्वस फॉर्म में हो, एक्वस फॉर्म में होने के बाद क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास इसमें से एक्वस फॉर्म में से बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो यहाँ पर जो एक्वस फॉर्म में यही NaCl किसमें मिल जाते हैं आपको, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में मिल जाते हैं, और ये कंडक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। इस फॉर्म में नहीं करता, यहाँ पर आयंस की फॉर्म में कर लेता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आ गया? ठीक है, उतार लिया। चलिए ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। प्रोसेस हमने बता दी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, इसी के जैसा ही होगा, कैसे काम करेगा वो चीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, मिटा दें। चलिए देखते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हुआ बेटा, यहां पर अपने पास सपोज एक सेल बनाते हैं हम, दिस इज द सेल। थोड़ी और बड़ी सेल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, आपने दो इलेक्ट्रोड लिए, दूसरा ये इलेक्ट्रोड लिया आपने। ठीक है, यहां पर हमने कहा कि हम एनर्जी का क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बाहर से प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहां से अपने को बाहर से इस पे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मान लिया मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, इससे, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। दूसरी चीज, अपने पास यहां पर होगा क्या, जो अपने पास ये इलेक्ट्रोड होंगी, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज होगा कैसा, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम मान लेते हैं एक बार इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पूरी इलेक्ट्रोड के ऊपर, और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होंगी और हमने उसको कनेक्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर मान लेते हैं सॉल्यूशन अपने पास NaCl। तो NaCl क्या मिलेगा अपने को, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब आपको पता है नेगेटिव, चलिए उससे पहले हम और बात कर लेते हैं। ये जो सेल बना दी हमने, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। केमिकल एनर्जी कहां पर प्रोड्यूस होगी, अंदर की तरफ प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहां पर केमिकल एनर्जी मिलती है। गैल्वेनिक सेल के केस में क्या था, अपने पास कुछ ऐसा था, ध्यान हो। तो यहां पर हमने सोल्ट ब्रिज का यूज किया था, यहां पर हमने इलेक्ट्रोड ली थी। ठीक है, इस तरह से कुछ था। यहां पर अपने पास क्या था, केमिकल्स था, जिस केमिकल्स की वजह से यहां पर जो बल्ब था वो ग्लो कर रहा था। केमिकल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल्स का बनना स्टार्ट होगा, मीन्स आयंस बनेंगे यहां पर कहीं ना कहीं। ये चीज बोलेंगे हम, यहां पर आयंस बनेंगे। आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। यहां पर क्या था, आयंस की वजह से क्या हो रहा था, करंट निकल रहा था, और यहां पर अपने को क्या मिल रहा था, ये बल्ब ग्लो कर रहा था।
यहाँ पर केमिकल्स की वजह से था, यहाँ पर किसकी वजह से है, यहाँ पर केमिकल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल्स मींस आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। एक चीज हमेशा याद रखनी है, इसमें बड़े ही पजल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बहुत ज्यादा पजल होते हैं, पजल होने की कोई चीज नहीं होती। कई बार बोलते हैं कि सर इसके में अपोजिट होता है, वहां पर हम बोलते थे कि भाई नेगेटिव, वहां से क्या होता था, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता था, ठीक है, और इस वजह से होता था। सर वहां पर अपोजिट होता है, भाई अपोजिट नहीं होता। लाइफ में एक चीज याद रखनी है, ऑक्सीडेशन हमेशा ही एनोड पर होगा, ऑक्सीडेशन हमेशा ही एनोड पर होगा, ठीक है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, एनोड पर ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। कैसे होगा वो चीज देखते हैं। देखिए यहां पर क्यों ऑक्सीडेशन हुआ था, ये रोड हमने मानी थी किसकी, जिंक की, और ये रोड हमने मानी थी किसकी, कॉपर की। यहां पर क्या हुआ था, इस जिंक की रोड के साथ यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, यहां से क्या निकले थे, इलेक्ट्रॉन्स निकले थे। इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के कारण ये जो जिंक की रोड थी, जिंक टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट मींस आयंस में कन्वर्ट हो रही थी। इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा था। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा वो चीज अपने को देखनी है, ठीक है। यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड एनोड ली थी, यहां पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही एनोड लेंगे, ठीक है। वहां पर हमने यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है, वहां पर हमने यहां पर क्या दिखाया था, नेगेटिव लिखा था। परंतु देखते हैं क्या होता है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, कैथोड लिखेंगे और इसको नेगेटिव दिखा लेते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से क्या था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। यहां पर कहां ऑक्सीडेशन होगा वो चीज देखते हैं। नेगेटिव आयंस किसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। पॉजिटिव आयंस किसकी तरफ भागेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। क्या होगा, हम बात कर लेते हैं पहले कैथोड की। यहां पर कैथोड की बात कर लेते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन आए थे, इसकी वजह से हुआ था। तो यहां पर अपने पास क्या हुआ था, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं, Cu2 पॉजिटिव आयंस थे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसकी वजह से Cu मिला था। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर अगर कैथोड की रिएक्शन लिखूं तो अपने पास क्या है, कौन जा रहा है, Na। तो Na पॉजिटिव जा रहा है कैथोड पर, कैथोड पर कौन जा रहा है, Na पॉजिटिव जा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड कैसी है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। कैसी है, नेगेटिव है। इट मींस इसके पास ऑलरेडी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थे, इसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na में। देखना जरा, पॉजिटिव से जीरो की तरफ जाना क्या होता है, रिडक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन। और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन ही होता है, यहां पर भी कैथोड पर रिडक्शन हुआ था। देखिए फिर से समझने की कोशिश कीजिए क्या कहना चाहता हूं। यहां पर इलेक्ट्रोड की वजह से रिडक्शन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की वजह से रिडक्शन था, यहां पर इलेक्ट्रॉन की वजह से रिडक्शन था, और यहां पर इलेक्ट्रोड की वजह से रिडक्शन है। इलेक्ट्रोड नेगेटिव थी, इसलिए यहां पर कैसा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। वहां पर इलेक्ट्रॉन निकले थे, इसलिए क्या हो गया था, अपने पास इलेक्ट्रॉन इसने यहां पर एक्सेप्ट कर लिए थे, इसलिए यहां पर रिडक्शन हो गया था। यहां के मैं ऑक्सीडेशन, यहां पर एनोड की बात करता हूं, तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो कौन जा रहा है इसकी तरफ, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव है, कैसी इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव है, क्या करेगी, नेगेटिव आयंस को पकड़ लेगी, तो क्या हो जाएगा, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही होगा क्योंकि इसने क्या किया, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, और यहां से Cl नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, इसने ले लिया, और यहाँ पर कौन मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव से किसकी तरफ है, जीरो की तरफ, मींस पॉजिटिव की तरफ चल रहा है मामला, ठीक है। नेगेटिव से जीरो, जीरो से फिर आगे पॉजिटिव ही आ जाता है, तो ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, मींस नेगेटिव कम हो रहा है। नेगेटिव का कम होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। नेगेटिव का कम होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस था, यहाँ पर पजल होने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक सिंपल सी एक थ्योरी थी जिसके बेस पर हम ये बताते हैं एनोड पर हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा ही रिडक्शन होता है। तो ये अपने पास क्या होता है, मैं एक प्रकार से एक बात बोलता हूं कि अपने पास ये एनोड पर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इस प्रकार से होता है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों में हमने डिफरेंशिएट करके देख लिया क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, बट होता क्या है, एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है और कैथोड पर रिडक्शन ही होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसको उतारिए, फिर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं इसको आगे। उतार लिया, उतार लिया। चलिए एक छोटी सी बात और, यहां पर जैसे कैथोड पर रिडक्शन हुआ, कैथोड पर रिडक्शन हुआ, जब ये फर्स्ट टाइम यहां पर चार्ज होता है, फर्स्ट टाइम चार्ज होता है, उस चार्ज से Na बन गया अपने पास, Na बन गया, इसको बोलते हैं प्राइमरी चार्ज, प्राइमरी चार्ज। इसी प्रकार से यहां पर भी क्या बोलेंगे हम, ये जो चार्ज था, फर्स्ट टाइम जो चार्ज था, उस चार्ज को क्या बोलते हैं, प्राइमरी चार्ज बोलते हैं। तो प्राइमरी चार्ज यहां पर भी और प्राइमरी चार्ज यहां पर भी है। ये भी एक पॉइंट है आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, प्राइमरी चार्ज क्या होता है। इसके बाद एक वर्ड लिखा मिलता है आपको एनसीईआरटी के अंदर, सेकेंडरी चार्ज। सेकेंडरी चार्ज क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं, देखना। अब प्राइमरी चार्ज होने की वजह से लास्ट में अपने पास जो प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं सेकेंडरी चार्ज। उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी चार्ज बोलते हैं। कैसे, अपने पास Cl से बार बार क्या मिल रहा था, Cl नेगेटिव से Cl। अब ये जो Cl था ये यहां पर अपने पास मिल रहा था। अब Cl कैसा होगा, अपने पास एक Cl है। अगर मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस और भी ऐसी Cl आएगी इसके पास, दूसरा भी तो क्लोरीन आ सकता है यहाँ पर, तो दूसरा क्लोरीन भी होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, Cl2 गैस बना देगी, Cl2 गैस बना देगी। जो ये Cl2 गैस बनी ना, अब तक इन्होंने कहा कि जब पहली बार जो चार्ज था उसको हम प्राइमरी चार्ज बोलते हैं, परंतु इसके बाद जो प्रोडक्ट बना, प्राइमरी चार्ज बनने के बाद जो प्रोडक्ट बना अपने पास, प्रोडक्ट क्या बनता है, Cl2 गैस होती है जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में आती है अपने पास। इस Cl2 गैस को यहां पर क्या बोलते हैं, सेकेंडरी चार्ज। सेकेंडरी चार्ज बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी चार्ज और सेकेंडरी चार्ज क्या होता है। तो ये थी अपने पास प्राइमरी चार्ज और सेकेंडरी चार्ज। अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करता हूं, अपने पास क्या रिएक्शन मिलती है उसकी बात कर लेते हैं, किस तरह से अपने पास ओवरऑल रिएक्शन मिलती है। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो अपने पास क्या हो सकता है वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। इस रिएक्शन को लिखने के लिए अपने पास कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं इसको 2Cl नेगेटिव लिखूं, ठीक है, यहां से अगर मैं इसी रिएक्शन को 2Cl नेगेटिव लिखूं तो मैं Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं। यह भी हो सकता है अपने पास। यहाँ पर हमने 2 मोल्स मान लिए इसके, यहाँ पर सिंगल मोल्स के साथ काम किया था, यहाँ पर 2 के साथ काम किया, एनोड तो एनोड ही, यहाँ पर यही काम होगा, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अपने पास क्या चीज आती है, अब हम यहाँ से रिएक्शन देखते हैं, हम दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद अपने पास क्या मिल जाएगा, ये टोटल अपने पास मिल जाएगा। चलिए कैथोड और एनोड की रिएक्शन को लिखिए। पहले एनोड की रिएक्शन को लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। एनोड पर क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता, Cl नेगेटिव से Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या होता है, Na पॉजिटिव कैथोड पर प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या मिलेगा अपने को, Na। अब देखिए, देखने को तो इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, यही होता है। यहां से क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और यहां से क्या मिलेगा, NaCl। यही तो चीज है, ठीक है। Na और Cl मिल जाएगा अलग अलग, इसी प्रकार से यहां से NaCl मिल जाता है। परंतु हम इस चीज को ऐसे लिख नहीं सकते, हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते,
लिखने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, इसको हम बैलेंस करके लिखेंगे, कैसे लिखते हैं वो चीज देखेंगे। हम इसको क्या करेंगे, अपने को गैस निकालनी है, यहाँ से इस गैस का प्रोडक्शन देखना है, तो ओवरऑल रिएक्शन में गैस निकलनी चाहिए। तो हम इसको इस तरह से ना लिख कर हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख लेंगे, इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख लेंगे। तो हम देखिए ये लिखने में कोई बुराई नहीं है, परंतु अपने पास NaCl नहीं चाहिए, अपने को लास्ट में निकालना क्या है, Cl2 गैस निकालनी है। इसलिए क्या होता है कि अपने पास 2Cl नेगेटिव, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या था अपने पास Na पॉजिटिव था, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन, और क्या दिया, Na दे दिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं इस पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखना इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव क्या मिलेगा, 2Na प्लस Cl2 गैस। ये चीज अपने को निकालनी थी, Cl2 गैस अपने को वहां से निकालनी थी। इसलिए रिएक्शन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ना कि आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो आपको इक्वेशन ओवरऑल रिएक्शन इस तरह वाली लिखनी है, क्योंकि अपने को Cl2 गैस निकालनी थी यहाँ से, जो कि हमने सेकेंडरी चार्ज बताया कि अपने पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक सेकेंडरी चार्ज की तरह मिलता है, इसलिए अपने पास ये चीज मिल जाती है और अपने पास नेट रिएक्शन होती है ये वाली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इतना ही था, ये कंप्लीट हो जाता है। अब आपको जो Cl2 मिलती है वो कहां पर चली जाती है, एनोड के ऊपर। ये जितनी भी Cl होती है यहाँ पर जाके Cl2 गैस यहाँ पर लिबरेट हो जाती है। तो ये Cl2 गैस कहां पर मिलती है, एट एनोड। आपको एनोड पर क्या मिल जाती है, CO2 गैस मिल जाती है। इसलिए ये इस तरह से रिएक्शन चलती है और हम ओवरऑल रिएक्शन में यही लिखते हैं, नेट रिएक्शन यही होती है। तो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आ गया, आ गया। उतारिए अब इसको एक बार, ठीक है, उतार लिया। चलिए मिटा दें, ठीक है। ये थी अपनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब इसके बाद अपने पास आज हम इस तरह के सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे, सभी टॉपिक्स को करेंगे। बस 2 टॉपिक और करेंगे इसके अंदर, फैराडे का फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ और करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ, देखिए फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट और डिपॉजिट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट और डिपॉजिट ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस is directly proportional to quantity of electricity passed through solution. Quantity of electricity pass through solution. कहता क्या, देखना, समझने की कोशिश करना क्या कहना चाहता है। कहता है कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट, आपको कितना जो सब्सटेंस है आपने सॉल्यूशन के अंदर लिया, वो सॉल्यूशन के अंदर लेने के बाद वो कितना टूटेगा, दूसरा कितना डिपॉजिट होगा। वहां पर हमने मान लिया कोई इलेक्ट्रोड लिए हमने, सपोज दिस इज द एनी इलेक्ट्रोड, इस तरह से कोई सेल में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोड है। कहता है इस कंटेनर के अंदर
इस कंटेनर के अंदर हम इसको साथ में दूसरा भी ले सकते हैं हालांकि, पर अब मैं अभी एक की बात कर लेता हूँ। मान लिया एक इलेक्ट्रोड ली हमने, कहता है इस इलेक्ट्रोड के अंदर कितना सब्सटेंस टूटेगा यहाँ पर इस सॉल्यूशन में, और कितना यहाँ पर सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या फिर अपने को यहाँ पर मिलेगा, वो डिपेंड करता है। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उस टाइम वो डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सॉल्यूशन से। मींस जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा, वो कोई चीज लिबरेट होगी या फिर डिपॉजिट होगी। समझ में आ गया? वो चीज लिबरेट हो या डिपॉजिट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहां से एक चीज बोल देता हूं कि अपने पास इसने क्या कहा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मींस वेट से, वेट से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेट किसका, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू लिख लूं मैं, यही तो है। अमाउंट को किस पे आप रिप्रेजेंट करते हो, वेट से, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्वांटिटी के, यही तो बात बोल रही है। तो वेट अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो अपने पास यहां पर एक z आ जाता है अपने पास, और इनटू q। z क्या अपने पास, अभी अभी हमने यहां पर देखा है, z अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो z को हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें, ठीक है। तो ये फार्मूला अपने पास तैयार हो जाता है जो कि कहता है फैराडे फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करता, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? तो इसको क्या बोलते हो आप, फैराडे फर्स्ट लॉ। अब आपको पता है जो क्यों होता है आपके पास, वो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी थी आपके पास, ठीक है। ये क्या थी आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी। कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो उसकी क्वांटिटी थी ना, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यू किसके बराबर होता है, आई इंटू टी। आई करंट, करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, और टाइम को सेकंड में। ये मिल जाता अपने पास, कोई डाउट? तो क्यू अपने पास आई इंटू टी हो जाता है। अब जेड क्या होता है, जेड क्यों आपने क्या लिखा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट लिखा, इक्विवेलेंट लिखा। ये अपने पास जेड क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96,500 कूलम। इसका क्या फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 कूलम्स, ये होता अपने पास, ठीक है। अब देखिए W इज इक्वल टू क्यू इंटू जेड इंटू क्यू है, जेड भी अपने पास और क्यू भी अपने पास। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर पुट कर लेते हैं। तो W आपके पास किसके बराबर मिल गया, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 इंटू क्यू किसके बराबर मिल गया, आई इंटू टी। कोई डाउट? अब इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, ये चीज देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट बेटा किसके बराबर होता है, यहां से वो चीज अपने को देखनी है। अपने पास किसके बराबर होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन एन, मोलिकुलर वेट अपॉन एन होता अपने पास क्या, इक्विवेलेंट वेट होता अपने पास मोलिकुलर वेट अपॉन एन, ठीक है। ये होता है, मैं इसको यहां पर रख देता हूं, क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू मोल वेट, जिसको भी आप N से रिप्रेजेंट करते हो, अपॉन N इंटू 96,500 इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अगर मैं इस मोलिकुलर वेट को इस तरफ ले आऊं तो मेरे पास W बाई M मिल जाएगा। क्या मिलेगा अब यहां पर, I इंटू टी अपॉन N इंटू 96,500।
वेट अपॉन मोलिकुलर वेट क्या होता है? वेट बाय मोल वेट क्या होता है? आपको ध्यान हो तो n के बराबर होता है। n क्या होता है यहाँ पर? ये वाला n नहीं है, दूसरा n है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। तो मोल्स के बराबर होता तो मैं इसकी जगह n लिख लूं, n इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन n इंटू 96,500। ये n कौन सा? मोल्स वाले। और ये n की वैल्यू कौन सी मिलेगी वो चीज हम देखेंगे। ये n की वैल्यू मिलेगी जब भी कोई आपके आयंस, आपके पास जो भी आयन होंगे यहाँ पर, वो जब ब्रेक होंगे तो टोटल पॉजिटिव में जितने ब्रेक होंगे उस पॉजिटिव को कहाँ पर लिखेंगे? इसकी जगह। उस टोटल पॉजिटिव को इसकी जगह लिखेंगे। अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में। एक तो ये फार्मूला बनता है आपके पास, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको लिख लीजिए। और एक आपके पास ये फार्मूला मिलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको, ठीक है। आप ये भी अपने पास एक फार्मूला ही है, एक बार आप इसको उतारिए, तब तक मैं एक बार इंक डाल देता हूं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये होता अपने पास फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसको इसकी खुराक मिल गई है, इसमें एनर्जी आएगी, अब ये दौड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज होती है। मैंने कहा ये तो मोल्स, और ये एन क्या आपके पास, इस एन को मैं यहां पर लिख दूं, ये एन क्या आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव, आप चार्ज बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस बोल सकते हो यहां पर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस कैसे होते हैं पॉजिटिव आइंस, उसकी बात कर लेंगे। ये चीज समझ में आई? ठीक है, मैं इन फार्मूला को एक तरफ लिख लेता हूं, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं आपको कैसी है कैसे नहीं है ये चीज, ठीक है। कर लोगे? चलिए देखते हैं। अब आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए, जो आपके पास Z होता है इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार। Z क्या होता है लिखिए, मास ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ ए सब्सटेंस, लिख लिया, मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ठीक है, डिपॉजिट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। mass of a substance deposited when current is 1 ampere, when current is 1 ampere is passed for 1 second, is passed for 1 second, ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपके पास कितना मास डिपॉजिट होगा, ठीक है, मास सब्सटेंस का कितना डिपॉजिट होगा, मास डिपॉजिट की बात करता है। कब? ये मास कब डिपॉजिट की बात करता है? जब 1 एम्पियर करंट हो और वो पास किया जाए फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर करंट को पास करते ही कितना मास डिपॉजिट होता है वो बताता कौन? इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मींस Z बताता, जो Z की हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी थी। कोई डाउट नहीं है? चलिए इससे आगे हमने कहा था कि हम एक बार देख लेते हैं किस तरह से होता है। मान लिया आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, आप एग्जांपल ले लेते हो CuSO4, CuSO4 किस में ब्रेक होगा? Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहां पर Cu के ऊपर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव, तो Cu है प्लस 2 चार्ज, सो इसलिए आपके पास जो ये वाला n था, n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आपके पास फार्मूला क्या था? इक्विवेलेंट वेट का मोलिकुलर वेट अपॉन n। तो अगर मैं CuSO4 का ही मैं क्या निकालता हूं?
इक्विवेलेंट वेट निकालता हूं तो CuSO4 का आपको कितना मिलेगा? CuSO4 होता है आपके पास, आप निकालोगे 159.6। ठीक है, आप निकाल के देख लेना यहाँ से कॉपर का वेट और इसका और इनका। ठीक है, इसका 4 टाइम्स करके तो 159.5/2 ये आपके पास मिल जाता है 159/5 अप्रोक्स 6/2 है। ठीक है, तो 6 मान लेते हैं, ये क्लियर ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 में 160, तो अप्रोक्स इसको आप मान लेते हैं 80। तो इक्विवेलेंट वेट कितना मिल जाता है आपको? 80 ग्राम मिल जाता है। इस तरह से आप निकाल लोगे किसी का भी। ठीक है, कर लोगे? कोई डाउट? ठीक है, ये था यहां तक का अपने पास। इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं फैराडे सेकंड लॉ की। ठीक है, फैराडे सेकंड लॉ उसी को और करेंगे आज। फिर अपनी सेल बच जाएंगी जो कि थ्योरेटिकली पोर्शन है, उसको जल्दी से एक दिन में ही फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका ये अकॉर्डिंग टू CBSE कवर हो जाएगा। फिर हम कुछ एक न्यूमेरिकल पोर्शन को सोल्व करेंगे एक लेक्चर में। फिर हम जेई के क्वेश्चन करेंगे, नीट के, जैम के, नेट के क्वेश्चन करेंगे जो कि इनके ऊपर बेस्ड थे। एक आध वीडियो दे देंगे, नेट की होगी, नहीं तो +2 तक नेक्स्ट वीडियो तक कंप्लीट हो जाएगा जहां तक है। ठीक है, थोड़ा बहुत बचेगा तो देख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फैराडे सेकंड लॉ की। फैराडे सेकंड लॉ, देखिए फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है? फैराडे सेकंड लॉ कहता है कि आपके पास कोई 2 सेल है, एक ये सेल है और दूसरी ये सेल है। इसमें आपने कोई इलेक्ट्रोड ली और उन इलेक्ट्रोड को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया इस तरह से। कोई डाउट? अब कहता है जब आप इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हो तो इसके अंदर आप डिफरेंट सॉल्यूशन लेते हो। ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पर AgNO3 ले लिया, वहां पर आपने CuSO4, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं AgNO3 और यहाँ पर CuSO4, डिफरेंट सॉल्यूशन ले लिया। अब लेने के बाद कहता क्या है वो चीज हम देखते हैं। कहता कि when the same amount of charge is passed, when same amount of charge is passed, जब सेम अमाउंट चार्ज पास करता है किसमें से? थ्रू द सॉल्यूशन, थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, थ्रू द सॉल्यूशन, कौन से? इन सॉल्यूशन से ही पास कर रहा है, थ्रू द, आप ये डिफरेंट सॉल्यूशन, तो डिफरेंट सॉल्यूशन लिखिए, डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, या फिर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी बोल लेता हूं, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ amount of substance deposit or liberate liberated, जब यहां पर जो सब्सटेंस की रेशियो होगी, यहां पर डिपॉजिट होगा या फिर यहां पर लिबरेट होगा, जो यहां पर भी होगा डिपॉजिट और लिबरेट होगा। ठीक है, is equal to the ratio of equivalent weight, is equal to the ratio of equivalent weight। ये बात कहता है कि सेम अमाउंट जब आप पास करते हो उस टाइम, या फिर दूसरा हमें यहाँ से एक बात और बोल सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को,
कि वेट, ठीक है, या फिर मैं उसको मास बोलूं, ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन एन इलेक्ट्रोड is directly proportional to on their equivalent weight when same amount of electricity pass through the different electrolytic solution. और जो सॉल्यूशन होंगे कनेक्टेड इन द सीरीज, देखना सीरीज में आप इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर दोगे। किस तरह से होता है वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब इसी की, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव मान लेते हैं तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। इसको नेगेटिव मान लिया तो इसको आप पॉजिटिव मान लेते हैं, कोई नहीं, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। देखना एक बात समझने की कोशिश करना भाई, कहता वेट ऑफ सब्सटेंस, कितना वेट है, उसका मास है, वो डिपॉजिट हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना ऑन एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑन देयर इक्विवेलेंट वेट, वो उसके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। वहां पर क्या था, फर्स्ट लाइन में क्या कहता था, आप कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता था, कितना मास लिबरेट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कितना मास डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा कितना, किसके ऊपर, उसके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। कब, जब दोनों में से सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, दोनों इलेक्ट्रोलाइट से सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, और वे दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्ट कर दिए, किसमें, सीरीज में कनेक्ट कर दिए, उसको क्या बोलता है, फैराडे सेकेंड लॉ कहता है। फिर से समझना क्या कहता है, कहता है जब आपने दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए जो कि अलग अलग थे आपके पास, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद वो एक बात बोलता है कि कितना मास डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा कब, उसके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, इक्विवेलेंट मास के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना मास डिपॉजिट होना है किसी इलेक्ट्रोड पर, वो उसके इक्विवेलेंट मास के ऊपर डिपेंड करेगा कितना डिपॉजिट होना है, जबकि उनको हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे और सीरीज में कनेक्ट करेंगे उस टाइम, ठीक है। कर लोगे, तो ये था अपने पास, क्या गया वो अपने पास, ये दो डेफिनेशन जो आपको सूटेबल लगे, जो अच्छे लगे उसको आप लिख लेना। इसके बाद क्या है, मान लेते हैं अपने पास जैसा कि इन्होंने बोला उसी की तरह से उनके पास, या फिर इसके बाद उन्होंने रेशियो की भी बात की तो इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। मान लेते हैं पहला कोई सब्सटेंस था, उसका W1 वेट मान लेते हैं, रेशियो में दिखाएंगे तो W1/W2 लिख लें। W1 का क्या कौन सा था ये, क्या गया, इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट किसका, फर्स्ट का, अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, सेकंड का मान लेते हैं, ऐसा ही होगा। तो इनके बताते हैं इसकी रेशियो के बराबर होता है, इक्वल टू द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट, वही चीज कहता है। तो आप किसी से भी समझ सकते हैं इस चीज को, तो दोनों तरीके से मैंने इसको बता दिया है। अब होता क्या है, किस तरह से आपको पता है कि वेट आपके पास किसके बराबर होता है, Z इंटू क्यू, हमने पीछे पढ़ा था, तो W किसके बराबर होता है अपने पास, Z इंटू क्यू, Z इंटू क्यू होता है। तो आप क्या करोगे, यहां से क्या लिख लोगे, एक W1 निकाल लेते हो, तो W1 किसके बराबर है, Z1 इंटू क्यू के बराबर है, Q1 लिख लो, Z1 लिख लो, ठीक है। अब चार्ज तो दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक है। तो W2 किसके बराबर है, Z2 इंटू क्यू, यही चीज है, Z2 इंटू क्यू के बराबर है। अगर आप अब इनकी वैल्यू लिखते हो तो कैसे लिखते हो, Z क्या था आपके पास, यहां से लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट,
अपॉन 96,500 यही था, और इंटू क्यू। ये फर्स्ट के लिए लिख लिया मैंने, वेट फर्स्ट के लिए दिखा देता हूं। और दूसरा अपने पास इक्विवेलेंट वेट किसका, सेकंड के लिए, अपॉन 96,500 इंटू क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल, 96,500 से 96,500 कैंसिल, वही बीच में बच गया ना आपके पास। अगर आप इसको डिवाइड कर दे तो इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट का और इक्विवेलेंट वेट सेकंड का, वही चीज आ जाती है जो चीज हमने यहाँ पर मेजर करके लिखी है। तो यही चीज मिलती है अपने पास, चाहे आप ऐसे दिखाओ या दिखाओ इस तरह से, या फिर आप इसको डायरेक्ट लिखो। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, इसके कुछ एक न्यूमेरिकल पोर्शन कर लेंगे, नहीं तो फिर लास्ट में हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को सोल्व करेंगे सारे के सारे। इसके बाद अपने पास आ जाते हैं सेल, जिन सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, और लास्ट में एक कोरोजन का टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और किसी की हेल्प हो जाएगी अब लॉकडाउन के दौरान। तो अगर अच्छा लगता है, आपको सिंपल लगता है, तो आपको समझ में आ जाता, तो आप इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।